आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। आप सभी ने खिचड़ी के बारे में सुना होगा। जब घर में बनता है ना, तो उससे पोषण जो भी मिलता है उससे हेल्दी कुछ भी चीज़ नहीं होता। परंतु जब बातों की खिचड़ी बनती है तो उसका स्वाद कुछ अलग होता है। और ऐसा हो सकता है कि हम इस छोटी सी चीज़ से हमारा ध्यान कहीं और पहुंच सकता है। यहाँ पर आप बाज़ार के बीचों बीच की कहानी सुन रहे हैं, जहाँ पर कुछ लोग हैं जो बातें कर रहे हैं आपस में, चाहे वो मोबाइल फ़ोन पर हो, चाहे पर्सनली मिलकर। कुछ बच्चे हैं जो किताब पढ़ रहे हैं क्योंकि लाइब्रेरी में हैं। कुछ गाड़ियाँ हैं जो कि चल रही हैं क्योंकि बगल में ही जो है ना एक व्यस्त रोड है जो कि बाज़ार से सटा हुआ है। कुछ दूरी पर बस स्टैंड भी है। तो आपको बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देंगी एक साथ। मतलब कह लीजिए कि बातों की खिचड़ी बनने वाली है। वैसे आप इस पुस्तक को मैं पढ़ रहा हूँ जो आप इसे सुनिए, ज़रा ध्यान से सुनिए। क्या आप इस पुस्तक को सुन पा रहे हैं? बताइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप इस खिचड़ी से, जो कि बातों की खिचड़ी है, उससे क्या सीखते हैं। दमनक को अपनी ओर आते देखकर पिंगलक ने द्वारपाल को आदेश दिया, मेरे पुराने मंत्री के पुत्र दमनक आ रहे हैं। इनके आने पर किसी तरह की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। इसलिए अपनी बेंत की छड़ी पीछे हटा लो। उन्हें दूसरी पंक्ति में बैठाना होगा। द्वारपाल ने सिर झुकाकर कहा, जैसी महाराज की आज्ञा। दमनक ने प्रवेश करने के बाद पिंगलक को झुककर प्रणाम किया। पिंगलक ने भी उसके सिर पर अपने पैने और मजबूत नखों वाले दाहिने हाथ को रखकर आशीर्वाद दिया। जब दमनक बताए हुए स्थान पर बैठ गया तो पिंगलक ने आदर सहित कहा, कुशल मंगल तो हो, बहुत दिन बाद दिखे हो, कैसे आना हुआ? दमनक बोला, महाराज ने अपनी ओर से तो कभी हमें याद नहीं किया। मुझे ही कुछ सूझा तो अर्ज करने आया। सोचा राजा के यहाँ तो बड़े छोटे मझोले सभी की ज़रूरत रहती है। हो सकता है मैं भी किसी काम आ जाऊँ। कहते हैं राजाओं को कान खुजलाने या दांत खोदने के लिए एक तिनके तक की ज़रूरत पड़ती है, फिर वाणी और हाथ पांव युक्त प्राणी की तो बात ही नहीं कहनी। महाराज हम लोगों ने तो आपके खानदानी सेवक हैं। महाराज हम लोग तो आपके खानदानी सेवक हैं। आपके अच्छे बुरे सभी दिनों में आपका साथ निभाने वाले हैं, आपका साथ देने वाले हैं। आपने मुझे मेरा अधिकार नहीं दिया, यह तो कोई बात नहीं हुई, पर हमें इस तरह बिसरा देंगे, हमें इस तरह भूल जाएंगे, यह नहीं सोचा था। नीति तो यह कहती है कि राजा को अपने सेवकों को उनके अनुरूप पद पर ही रखना चाहिए। यह सोचकर मैं तो सबका स्वामी ठहरा। मुझे कौन रोकने टोकने वाला? कोई चूड़ामणि को सिर के स्थान पर पाँव में तो नहीं पहन लेता। कहा तो यह भी गया है कि चाहे राजा कितना भी संपन्न हो, कितना भी कुलीन हो, चाहे उसे राजा का पद अपनी वंश परंपरा से ही क्यों ना मिला हो, यदि राजा गुण की परख नहीं कर पाता या जानने की कोशिश नहीं करता, जानते हुए भी उनकी अनदेखी करता है, तो उसका साथ उसके सेवक भी नहीं देते। जब तक साथ रहते भी हैं मनमानी करते रहते हैं। जब तक साथ रहते भी हैं तब तक मनमानी करते हैं। इतना ही नहीं, जो महाराज गुणी व्यक्तियों में भी यह अंतर नहीं कर पाते कि कौन कितने पानी में है और
किसको कितना ऊंचा पद मिलना चाहिए, जो समान गुण वाले सेवकों के साथ समान व्यवहार नहीं कर पाता, या जो योग्य व्यक्तियों की तुलना अयोग्य व्यक्तियों से कर रहा होता है, उसके सेवकों और बाकी के कर्मचारी भी उसको छोड़कर चल देते हैं। दमनक ने कहा, यदि आप जानना चाहते ऐसा होता क्यों है, तो इसे समझाना कठिन नहीं है। वे ऐसे स्वामी को मूर्ख या सिरफिरा समझने लगते हैं। उन्हें उसके अधीन काम करने में अपमान सा लगता है। इसमें दोष सेवक का नहीं, राजा का होता है। कहते हैं कि मणि सोने में जड़ने के लिए होती है। उसे कोई रांगे में जड़े तो वह तो कुछ न कहेगा, पर उसकी चमक धीरे धीरे गायब सी हो जाएगी। देखने वाले इसके लिए मणि में खोट नहीं निकालेंगे, वे इस मूर्खता के लिए जौहरी की ही निंदा करेंगे। दमनक ने बिना किसी हिचक से कहा, महाराज को तो इस बात की शिकायत है कि मैं इतने समय तक दिखाई ही नहीं पड़ा, पर आया क्यों नहीं, यह तो महाराज को सोचना चाहिए था। उसने बिना किसी घबराहट या डर के कहा, कारण वही है जिसकी चर्चा अभी कर रहा था। यदि राजा ही दाएं और बाएं हाथ का फ़र्क नहीं समझेगा, तो उसके अधीन कौन समझदार आदमी रहना पसंद करेगा। जो राजा कांच को ही मणि समझकर गले लगाता है, मणि को कांच समझकर फेंक देता है, उसके आश्रय में कोई योग्य सेवक एक क्षण को भी ठहर सकता है भला। हाँ, आ रहे हैं, 1 मिनट। दमनक देख रहा था, और देखते ही देखते मैं कहूँगा कि इस पॉडकास्ट को यहीं पर रोकते हैं। मेरी आवाज़ के साथ फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ, और बाकी की बात अगले पॉडकास्ट में करेंगे।